हेलो गाइज, आपका हमारी यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑमलाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। आज अपन नया पार्ट शुरू करेंगे, द्विघात समीकरण। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकॉन बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी उठो, अपनी आत्मा को जगाओ और तन मन से पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाओ। जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक आप लगे रहो, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आज का अपना टॉपिक है द्विघात समीकरण। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होती है। जैसा कि यदि अपन नाम से देखते हैं कि द्विघात समीकरण, तो इसमें जो द्विघात शब्द है उसको यदि अपन दो भागों में तोड़ते हैं तो द्वि प्लस घात, और द्वि का मतलब होता है दो प्लस घात। यानी वह समीकरण जिसकी अधिकतम घातांक दो हो। चर राशि समीकरण में दो पद होते हैं, एक चर राशि होती है, एक अचर राशि होती है। जैसे द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात समीकरण का रूप होता है जिसमें x है वो चर राशि है और c अचर राशि है। चर राशि का मतलब होता है जो परिवर्तनशील होती है, जिसमें परिवर्तन होता है वो चर राशि होती है, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जो अपरिवर्तित रहती है, उसको अचर राशि कहते हैं। तो दो घात यानी इसकी जो अधिकतम घात है चर राशि की, वो यदि दो है तो वो द्विघात समीकरण कहलाती है। तो द्विघात समीकरण अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि वह समीकरण जिसकी अधिकतम घातांक दो हो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो अब देखिए, ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी वो हमें पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति ज्ञात करते हैं वो कैसे ज्ञात की जाती है, उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि a क्या होता है। कि a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक, और c होती है अचर पद या अचर राशि, इसको अचर पद बोलते हैं। तो जैसे ही हमें यदि इनके मान ज्ञात करने हो a b c के, तो ये याद रखना है कि a हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है, c होता है अचर पद। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें यदि हमें a का मान देखना हो तो यहां पर a यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या होती है, जैसे एक्स स्क्वायर को आप बंद कर लो तो कितना बचा 2, तो a का मान कितना हो गया 2। b होता है x का गुणांक, जैसे x को बंद कर लो तो x के गुणा में कितना है 3, तो ये b का मान हो गया। c का मतलब होता है अचर पद जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे 5 है, 5 ये अपरिवर्तित राशि है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये अचर पद होता है। यहाँ ये जो पद है 2x स्क्वायर, ये 3x है, इनमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे x का मान अपन 0 रखते हैं तो पूरा पद 0 हो जाता है, x का मान यदि 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। ऐसे ये पद भी x का मान 0 रखने पर 0, 1 रखने पर 3, 2 रखने पर 6। यानी ये जो पद है वो परिवर्तित हो रहे हैं, इनमें परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये चर राशि है। 5 में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 5 आपका अचर पद है। तो ये a, b और c के मान हमें निकालना आना चाहिए। यदि ये निकालना नहीं आता है, एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
तो इसमें ए बी सी के मान कितने होंगे, ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो यहां पर देखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और एक्स स्क्वायर के गुणा में यहां पर 3 है, तो ए का मान कितना हो गया 3। बी होता है एक्स का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक। चूंकि यहां पर हमारे पास एक्स का पद है ही नहीं, जब एक्स का पद ही नहीं है तो बी का मान कितना होगा 0। यानी इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी यहां पर x का पद नहीं है तो b का मान क्या है 0, और 0 को x से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 0। c यहां पर अचर पद यानी ये माइनस का 6, यहां पर प्लस का 6 नहीं लिखना है, माइनस का 6 ही आएगा। इसके साथ में जो साइन है वो साथ में आता है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं अपन कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू 0। यानी एबीसी के मान जब तक हमें देखना नहीं आएगा तब तक हम इनको आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर ए का मान क्या होगा कि जैसे एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, साइन तो अपना माइनस है, एक्स स्क्वायर के गुणा में साइन माइनस है, लेकिन कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है। और जब कोई भी संख्या नहीं होती है, जिसका कोई नहीं होता उसका ये होता है, मतलब एक होता है। तो a इज इक्वल टू माइनस 1, b होता है x का गुणांक, तो x के गुणा में जो साइन है वो है माइनस, और संख्या कोई भी नहीं दिख रही और कोई भी नहीं दिखती है तो इसका मतलब होता है 1। और c इज इक्वल टू यानी यहां पर अचर राशि नहीं है, अचर पद नहीं है, और जब अचर पद नहीं है तो c का मान होगा 0। तो इस प्रकार से अपन ए बी सी के मान कैसे निकाल सकते हैं, सबके एग्जाम्पल अलग अलग जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ये द्विघात समीकरण एक बार फिर से देख लो, वह समीकरण जिसमें चर राशि के अधिकतम घातांक यदि 2 हो तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, सी होता है अचर पद। इनके मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो सबसे पहले कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूल ज्ञात कैसे किए जाते हैं। तो द्विघात समीकरण अभी मैंने बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की होती है। तो इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, मूल ज्ञात करने की क्या क्या विधियां। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी समीकरण हो, कोई भी बहुपद हो, उसमें जो चर राशि की जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके मूल होते हैं, यानी x के या y के उतने ही मान प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें x की अधिकतम घात 2 है। इसका मतलब यह है कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो कितने होंगे 2 होंगे, यानी जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही उसके मूल ज्ञात किए जाते हैं। तो ये मूल ज्ञात करने की एक विधि होती है कि श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य सूत्र या विधि अपन कह सकते हैं कि इसकी सहायता से इसके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं श्रीधराचार्य विधि से। तो इसके मूल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं इसको। तो इसमें x के 2 मान होते हैं कि जैसे x इज इक्वल टू माइनस का b, एक बार साइन ले लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, एक बार साइन ले लेते हैं अपन माइनस का, तो माइनस का b, यहां पर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यानी इस प्रकार से श्रीधराचार्य सूत्र विधि से या धराचार्य विधि से अपन किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं, और इस विधि से मूल ज्ञात करना बहुत ही आसान है। इसके अलावा अपन गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, जो भी आसान है। यदि समझ में आ जाए तो गुणनखंड विधि से भी इनके मूल ज्ञात किए जाते हैं। तो इनकी जो विधियां हैं उनसे मूल ज्ञात करने के अपन आगे काफी सवाल आएंगे, वो अलग अलग विधियों से, गुणनखंड विधि से भी आएगा, श्रीधराचार्य सूत्र से भी आएगा, तो वो अपन ज्ञात करें
होंगे किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। यहाँ पर ये देखना है कि श्रीधराचार्य जो सूत्र है वो क्या होता है, किस प्रकार से होता है। ये बताने का मकसद ये है कि इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे अपन मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको डी से लिखा जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी है, डी इसको बोलते हैं विविक्तर। क्या बोला जाता है इसको? विविक्तर बोला जाता है। तो मूलों की प्रकृति किस प्रकार से होगी, मतलब मूल वास्तविक होंगे कि मूल काल्पनिक होंगे, मूलों का मान बराबर होगा या फिर मूलों का मान अलग अलग होगा, वो अपन इसकी सहायता से बता सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की सहायता से। तो कैसे बता सकते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की आवश्यकता पड़ती है और इसके 3 केस बनते हैं। पहला केस यह है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है। दूसरी कंडीशन यह है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है। और तीसरा जो केस बनता है वो यह है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो। ये केस नंबर सेकंड है, ये केस नंबर आपका थर्ड है। ये 3 केस बनते हैं, तीनों की सहायता से अपन मूलों की प्रकृति बताएंगे कि यदि केस नंबर फर्स्ट है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो। तो यहां पर अपन देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा का मतलब यह है कि इसका जो मान है वो पॉजिटिव होगा, यानी इसका जो मान है वो धनात्मक मान आएगा। धनात्मक मान यानी प्लस वाला मान आएगा, और प्लस का मान आने का मतलब है कि जो मूल है वो वास्तविक होंगे। यहां पर मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, वह अलग अलग होंगे। यानी दो मूल होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे, उनका वास्तविक मान होगा, लेकिन दोनों ही मूलों का मान अलग अलग आएगा। कब? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है। तो केस नंबर 2 है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। 0 से छोटा होने का मतलब है कि इसका जो मान है वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब है कि इसका ऋणात्मक मान आएगा, ऋणात्मक मान आएगा। तो इस स्थिति में क्या है कि मूल काल्पनिक होंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि दराचारी विधि में अपन देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो रूट के अंदर होता है, और रूट के अंदर यदि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ जाता है तो ऋणात्मक वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। तो मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, यानी इस स्थिति में जो मूल है वो काल्पनिक होंगे, अर्थात मूलों का कोई मान नहीं होगा। क्योंकि ये आइटा जैसे माइनस होता है -a का स्क्वायर, वो आइटा ये 11वीं क्लास में अपन पढ़ते हैं, तो वो आगे की चीजें हैं। तो इस स्थिति में मूल काल्पनिक होंगे। आपको इतना याद रखना है कि कंडीशन नंबर 3 ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा दोनों मूल बराबर होंगे, तथा दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल
बराबर होंगे। यदि ये कंडीशन आती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, तो इस स्थिति में मूल हैं वो वास्तविक होंगे तथा दोनों मूल बराबर होंगे। तो ये तीनों कंडीशन आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि केस नंबर फर्स्ट है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बड़ा हो तो उस स्थिति में मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो यानी इसका ऋणात्मक मान हो तो मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात मूलों का कोई मान नहीं होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो इस स्थिति में मूल वास्तविक होंगे तथा दोनों मूल बराबर होंगे, यानी जो दोनों मूल आएंगे उन दोनों मूलों का मान बराबर आएगा। तो इस स्थिति में क्या है, जो द्विघात समीकरण है उसकी ये छोटी सी बेसिक चीजें हैं, श्रीधराचार्य विधि, मूलों की प्रकृति क्या होगी, द्विघात समीकरण होती क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा बहुत ही आसान है। अब अपनी प्रश्नावली नंबर 4.1 है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों की हमें जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। यदि इस रूप में आता है कि ax² प्लस bx प्लस c तो द्विघात समीकरण है वरना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यह है कि जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 आनी चाहिए। यदि अधिकतम घात 2 आ जाती है तो वो द्विघात समीकरण है वरना नहीं है। तो इसको अपन सिंपल करते हैं या हल करते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करते हैं कि पहली संख्या का स्क्वायर, फिर थोड़ी जगह छोड़ के दूसरी संख्या का स्क्वायर। बहुत ही आसान है, स्क्वायर करना हो दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर दो, पहली संख्या का स्क्वायर कर दिया फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दिया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, ऊपर की जो संख्या है वो सामने ले आओ और इन दोनों संख्याओं का गुणा यानी x इंटू 1 इज इक्वल टू, अब ये x माइनस 3 को 2 से गुणा करना, ये भी बहुत आसान है कि x माइनस 3 लिख दो आप, ये x माइनस 3 लिख दिया, इसके इस साइड में भी गुणा लगा दो और इस साइड में भी गुणा लगा दो। बाहर संख्या कितनी है 2, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। कहने का मतलब है कि ये 2 है वो x से भी गुणा होगा और 2 है वो माइनस 3 से भी गुणा होगा। तो 2 को x से गुणा करेंगे 2 गुणा x, फिर माइनस का माइनस 3 गुणा 2। और आसान तरीका यह है कि ब्रैकेट की जो संख्या है उसको लिख दो जैसा है वैसा का वैसा, x माइनस 3 दोनों साइड में गुणा लगा के बाहर जो संख्या है उसको रख दो। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 2x माइनस 3 दूनी 6, यानी 2 को x से गुणा किया 2x माइनस 3 को 2 से गुणा किया 6। अब सारी संख्याओं को एक पक्ष में ले आओ तो x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, अभी प्लस का 2x है वो इस साइड में आएगा तो माइनस का 2x, ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस का 2x है माइनस का 2x है, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6 तो ये हो गया 7 इज इक्वल टू 0। यानी x की जो अधिकतम घात है वो 2 आनी चाहिए और यहाँ पर जो x की अधिकतम घात है वो 2 है, इसमें x का पद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इस रूप में आता है तो वो द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 2 है। यदि इस रूप में आ जाता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है। यदि इस रूप में आ जाता है ax स्क्वायर प्लस bx तो भी वो द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है। तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसका आंसर हो गया कि द्विघात समीकरण है। अब अगला क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, ये सेम क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू, यहां देखो हमें गुणा करना है 3 माइनस x को माइनस 2 से, तो 3 माइनस x को मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, इधर भी गुणा लगा दिया इधर भी गुणा लगा दिया। अब यहाँ बाहर है माइनस का 2 तो ये माइनस 2 से गुणा कर दो दोनों साइड में, बहुत ही आसान है गुणा करना।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, और 2 को x से गुणा करेंगे 2x, तो x स्क्वायर माइनस का 2x, अब ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6। जैसे ही संख्या दूसरी पक्ष में जाती है तो माइनस की प्लस हो जाती है, प्लस की माइनस हो जाती है, गुणा भाग में चला जाता है, भाग गुणा में आ जाता है। अभी प्लस का 2x है वो इधर आते ही माइनस का 2x हो गया इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x हो गया माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यानी अपनी जो समीकरण आई है वो आई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। इसका मतलब है कि ये भी द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से हमें हल करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो प्रश्नावली नंबर 4.1 के बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन अगले पार्ट में लेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब मिलते हैं अगले नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय, डन।